होता है, ये डिटेक्ट नहीं, ये लार्ज करंट नापकर चलता है। तो जो लार्ज करंट नापता है उसको हम क्या बोलते हैं? एमीटर। हालांकि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर बनता है, मेन इंस्ट्रूमेंट गैल्वेनोमीटर ही होता है। तो आंसर की बात लेकर चलो तो इसका आंसर नंबर आपको ए ऑप्शन लगाना चाहिए। अगर इसमें सिर्फ डिटेक्ट की बात की गई है तो इसके आंसर की बात लेकर चलो तो ये इसका सही उत्तर लगाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, पढ़िएगा और सुनिएगा। व्हाट इज द करेक्ट यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी? ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। ये शायद आपने टर्म कभी सुना हो कि नहीं सुना हो, मुझे जानकारी तो नहीं है। आप मुझे बताइएगा, आपने ये टर्म कभी सुना है रिलेटिव डेंसिटी? क्या आपने कभी सुना है ये टर्म रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? सापेक्ष या सापेक्ष घनत्व क्या होता है? घनत्व में भी सापेक्ष, ये क्या चक्कर है? रिलेटिव का मतलब क्या है? देखो, जब हम रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं, सापेक्ष घनत्व की बात करते हैं, तो रिलेटिव जब भी किसी में जुड़ता है इसका मतलब आपसे तुलना की जा रही है, तुलनात्मक चीज है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड, यानी जिसका भी आप घनत्व बताना चाहते हैं आप उसको डिवाइड कर दें डेंसिटी ऑफ वाटर से। किससे? जल के घनत्व से क्या कर दें? डिवाइड कर दें, जल के घनत्व से डिवाइड कर दें। तो आप जब वाटर की डेंसिटी से किसी को डिवाइड कर देते हैं तो ये जो टर्म निकलता है इसको हम क्या बोलते हैं? आप सापेक्ष घनत्व कहकर चलते हैं, यानी ठोस का घनत्व, ठोस का घनत्व बटा जल का घनत्व, तो इसको हम बोलते हैं जल का घनत्व। जल के घनत्व की बात लेकर चलें जिसको हम डिग्री सेंटीग्रेड में लिखकर चलते हैं, और इसकी बात लेकर चलें तो इसको हम सापेक्ष घनत्व कहते हैं, यानी इसको हम रिलेटिव डेंसिटी कहकर चलते हैं, सापेक्ष घनत्व कहते हैं। तो कुल मिला के मेरे भाई आपको ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि ये क्या है? कंपैरिजन है, तुलना है। डेंसिटी अपॉन डेंसिटी की बात लेकर चलें, घनत्व बटा घनत्व की बात लेकर चलें, तो जब घनत्व को घनत्व से डिवाइड कर दोगे तो क्या कोई डेंसिटी बचेगी? क्या? कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब इसमें से इसकी ना तो कोई मात्रक होता है और ना ही कोई डायमेंशन होती है। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लो कि इसका कोई भी मात्रक नहीं है। अगर आपके पेपर में ऐसा कोई प्रश्न आता है तो ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई यूनिट नहीं होती है। दिस इज यूनिटलेस क्वांटिटी, यानी ये मात्रक विहीन राशि है। अगर किसी को समझ ना आया हो तो आप दोबारा से मुझसे पूछ लेना, आपको कुछ पूछना हो तो दोबारा से मुझसे पूछ लीजिएगा। निशा कुमारी, मैंने आपको बताया है सिलेबस हाँ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। कुछ मिसलेनियस पोर्शन करा रहे हैं जो सिलेबस के बाहर से कभी-कभी क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस में, उनको कराना है। तो एक आध लेक्चर में और फिर हम खत्म कर देंगे। आज मैं थोड़ा सा थ्योरी ना लेकर आज थोड़ी सी प्रैक्टिस की तरफ चल रहा हूं ताकि आपको थोड़ी-थोड़ी प्रैक्टिस भी करा सकूं। तो आंसर की बात लेकर चलूं तो इसका आंसर नंबर आप क्या लगा सकते हैं? रिलेटिव डेंसिटी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? सापेक्ष घनत्व लगाकर चल सकते हैं। प्रतिमा जस्ट स्टार्ट हुआ है, 2 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट इज, बहुत छोटा सवाल है, क्या आप लोग मुझे इसका उत्तर दे पाएंगे? तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, हमसे पूछा गया है यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ साउंड इज, तो हमसे पूछा गया है क्या होगा? हाँ निशा कुमारी, जैसे एक न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन के बारे में मुझे थोड़ा सा बताना है, थोड़ा सा सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत के बारे में बताना है, और कुछ ऐसे पोर्शन है जिनसे कभी-कभी क्वेश्चन आ गए हैं उनकी बात करनी है। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ साउंड इज, हमसे पूछा गया है यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ साउंड इज। अगर आपके किसी भी पेपर में एक भी प्रश्न आया है, एक भी क्वेश्चन आज तक आया है, तो हमें उसके बारे में थ्योरी तो आपको समझानी पड़ेगी, तो इसलिए मिसलेनियस का एक लेक्चर लूंगा मैं जरूर। तो हमसे पूछा गया साउंड को नापने की यूनिट क्या होती है, बात लेकर चलें। तो साउंड को नापने की जो यूनिट होती है उसको हम डेसिबल कहते हैं। क्लास में भी चर्चा हुई थी अगर आपको याद हो, तो इसको हम डेसिबल कहकर चलते हैं, पर डेसिबल तो ऑप्शन में है नहीं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ साउंड, अरे चलिए डेसिबल तो है नहीं, या फिर इसकी एक और यूनिट होती है, इसको हम बोलते हैं वॉट पर मीटर स्क्वायर। चलिए पहली यूनिट, दूसरी यूनिट। अब आप बोलेंगे सर जी ये भी यूनिट नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये एक्चुअली में क्या है ना, मैं आपको बात बताऊंगा। चलो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें डेसिबल लगना चाहिए था या फिर वॉट पर मीटर स्क्वायर लगना चाहिए था। ये दोनों ही इसके मात्रक होते हैं। तो अगर आपको ध्वनि नापनी है कि साउंड कितना तेज है, कितना धीमे है, कितना तेज है, इसको नापने की जो यूनिट होती है या तो होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम इंटेंसिटी यानी तीव्रता कहते हैं, या फिर इसको हम डेसिबल यानी डीबी में भी नापते हैं। आपने देखा होगा जब मैच चलते हैं ना, तो क्रिकेट मैच होते वक्त जब जनता चिल्लाती है, छक्का पड़ता है, तो वहां पे नीचे लिखकर आता है 124 डीबी, 120 डीबी की आवाज। तो वो जो आवाज नापने की जो चीज होती है ना, उसको हम किससे नापते हैं? वॉट पर मीटर स्क्वायर से नापकर चलते हैं। तो दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। तो वॉट पर मीटर स्क्वायर लगाया जाना चाहिए, लेकिन किसी भी ऑप्शन में ऐसा है नहीं। अगर हम बात लेकर चलें तो इसका आंसर होना चाहिए था वॉट पर मीटर स्क्वायर, दैट शुड बी करेक्ट। तो इसके आंसर की बात लेकर चलें, ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा इसका आंसर आप उपयोग में से कोई भी नहीं लगा के चलें, वो ज्यादा बेटर रहेगा अगर इस क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमिडिटी कौन नापकर चलता है? ह्यूमिडिटी, आर्द्रता नापने वाले मीटर को हम क्या कहते हैं? तो हमसे पूछा गया है ह्यूमिडिटी कौन मीटर नापकर चलता है? चलिए भैया बताएंगे कौन नापकर चलता है? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आप सभी का आंसर गौरी मिश्रा, प्रतिमा सिंह रावत, ओके बहुत बढ़िया। क्वेश्चन की बात लेकर चलूं तो ये क्या नापकर चलता है? तो ये नापकर चलता है ह्यूमिडिटी, जो हमारे रोजाना जिंदगी में जो आर्द्रता होती है उसको नापने वाले मीटर को हाइग्रोमीटर कहकर चलते हैं। वो क्या नापकर चलता है? हाइग्रोमीटर नापकर चलता है, हाइग्रोमीटर कहते हैं, जो भी कहते हैं इसी को नापकर चलता है। इसको हम हाइग्रोमीटर के नाम से जानते हैं। तो इसको नापने की चीज है मैग्नेटिक फील्ड, जिसको चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कहा जाता है, या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूरा नाम है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कहते हैं, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एच से रिप्रेजेंट करते हैं। आपसे पूछा गया है ये बताइए ये कैसी राशि है? क्या ये स्केलर है, क्या ये वेक्टर है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो आपको ये भी मैंने क्लास में लिखवाया है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। क्या हुआ प्रतिमा सिंह रावत? क्या हुआ? बी ऑप्शन। हाँ जी, क्या कह रहे हैं भैया? नहीं प्रतिमा सिंह, इसके आंसर की बात लेकर चलूं तो इसको हम, अरे ठीक है जी, नहीं चलिए आंसर बी है आप कह रहे हैं, ठीक है आंसर बी लगा दिया आप लोगों ने। अच्छा आंसर इसका बोल रहे हो, ठीक है प्रतिमा सिंह मैं समझ गया। आंसर की बात लेकर चलो तो इसका आंसर हो गया कितना? इसके आंसर की बात लेकर चलो तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, कैसा होगा? सदिश राशि होगा। मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की क्वांटिटी होती है? सदिश राशि है, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। याद होगा इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए आप एक रूल का इस्तेमाल करते थे, जिसको
थंब रूल कहकर चलते थे, राइट हैंड थंब रूल कहकर चलते थे। अगर आपको याद हो तो राइट हैंड थंब रूल यानी दाएं हाथ के अंगूठे का नियम इस्तेमाल करते थे। आप ऐसे ऐसे उंगलियां मोड़ते थे तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की दिशा निकलती थी। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसको हम सदिश राशि कहकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सबसे कम घर्षण दिखाता है, सबसे कम फ्रिक्शन कौन इनमें से बताता है। तो मेरी क्लास लाइव कब होती है राहुल? मेरी क्लास 2 से 3 बजे तक दोपहर लाइव होती है। ठीक है, चलो। तो हमसे पूछा व्हाट इज Which of the following produces least friction? इनमें से कौन सा कम फ्रिक्शन को प्रोड्यूस करता है? कम घर्षण कौन दर्शाता है, इसके बारे में बात पूछी गई है कि कम घर्षण कौन दर्शाकर चलता है, यानी कौन दर्शा के चलता है। तो अगर हम बात करें कि कम फ्रिक्शन कौन अपनाता है, इसकी बात लेकर चलें तो इसको बताने वाला क्या स्लाइडिंग है, रोलिंग है, स्टैटिक है, इनमें से कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में जो सबसे कम घर्षण है, सबसे कम फ्रिक्शन होता है वो होता है रोल करने वाला। रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम फ्रिक्शन है, इससे कम कुछ होता ही नहीं है। आपको सिलेंडर खिसका के ले जाना बड़ा मुश्किल है ना, लेकिन सिलेंडर को नीचे पटक के उसमें लात मार के गोल गोल घुमाना तो बहुत आसान है, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है। ब्रिज को खिसकाना बड़ा मुश्किल है, नहीं नीचे पहिया लगा दो तब तो आसान है। तो रोलिंग घर्षण, जिसको हम लोटने घर्षण कहते हैं, ये सबसे कम होता है। इसके आंसर की बात लेकर चलते हैं, इसका आंसर नंबर आपको बी ऑप्शन लगाया जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या लगाना चाहिए भाई? बी ऑप्शन लगाना चाहिए कि ये किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई जिंदगी में समस्या। चलिए अगला है, बहुत बढ़िया पूनम तिवारी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स यूज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल है, ये पूछा गया। इनमें से कौन सा न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जांपल है, ये हमसे बात पूछी गई है। ठीक है जी, ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स यूज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? क्या तीरंदाजी इस्तेमाल करता है, क्या स्पेस रॉकेट इस्तेमाल करता है, क्या वेंचुरी मीटर इस्तेमाल करता है, क्या हमसे पूछा गया है कि मोर देन वन ऑफ द एबव? तो कहने का मतलब है कि एक से अधिक। तो हमसे पूछा गया है कौन सा इस्तेमाल करता है, बिल्कुल भैया जी, इसका आंसर होगा स्पेस रॉकेट इसका इस्तेमाल करता है। वेंचुरी मीटर जो होता है, वेंचुरी मीटर की बात लेकर चलें तो वेंचुरी मीटर जो होता है वो यूज करता है बर्नौलीज थ्योरम का, जिसको हम बर्नौली प्रमेय कहते हैं। इसके आंसर की बात लेकर चलें, मोर ऑफ द वन एबव लगा सकते थे, पर तीरंदाजी बहुत कंफ्यूजिंग सा स्टेटमेंट है। क्यों है मैं आपको बताऊं। तीरंदाजी आप कह रहे हैं एक्शन और रिएक्शन हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन एक्चुअली में जो तीर आगे की तरफ जाता है वो जाता है कि जो आप धागा बांध रहे हैं वो कितना स्ट्रॉन्ग है उस बेसिस पर, मतलब उसके अंदर कितना रीस्टोरिंग फोर्स होता है, इसको रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। इस कारण से तो मैं अगर बात लेकर चलूं, तो मेरे को अगर ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर की बात लेकर चलूं तो मुझे ज्यादा एप्रोप्रिएट बी ऑप्शन लगता है। ये ऑप्शन बी लगा सकते थे किसी किसी केसेस में, बट मैंने कहा इसमें एक से ज्यादा फोर्सेस इन्वॉल्व है तो थोड़ा सा दिक्कत भरी बात है। बाकी तीरंदाजी भी लगाया जा सकता था, अगर तीरंदाजी लगाते तो फिर इसका आंसर डी लगाते, बट स्पेस रॉकेट इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर आपको स्पेस रॉकेट ही लगाना जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, सोनार का इस्तेमाल हम क्यों करके चलते हैं, सोनार क्यों इस्तेमाल में लाया जाता है, सोनार का इस्तेमाल क्यों करते हैं, सोनार का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? है ना, हाँ गौरी मिश्रा, इसलिए भी ना आप ये समझो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना और ये स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सेम टू सेम है। स्प्रिंग में भी सेम कॉन्सेप्ट होता है, आप जितना तेज खींचेंगे उतना तेज आगे जाएगी। तो जो स्प्रिंग होती है उसमें हम न्यूटन का थर्ड लॉ लिख के क्या लिखते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स, यानी जो उसके अंदर जो बल संचित हो जाता है ना उसकी हम बात करते हैं। तो एक्चुअल में क्या है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट चीज में चला जाता है इस वजह से। अगर हम बात लेकर चलें इसका आंसर क्या होगा, तो सोनार किस टेक्निक पे काम करके चलता है, जिसको हम सोनार कहते हैं। सोनार पानी के अंदर किसी भी चीज का पता लगा सकता है। लोकेट अंडर वाटर हिल, पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने के लिए। टू लोकेट आइसबर्ग, हिमशैल का पता लगाने के लिए। डेप्थ ऑफ द सी, बिल्कुल सही बात है, समुद्र की गहराई में भी द डेप्थ ऑफ सी निकालने के लिए। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो पानी के नीचे पहाड़ियों लगाने के लिए नहीं करते। इसके आंसर की बात लेकर चलूं तो सी ऑप्शन होना चाहिए। पहाड़ नहीं भैया, ये पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने के लिए, पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने के लिए किस तरह की चीज है मैं आपको बताऊं। ये वो चीज नहीं है पानी के अंदर पता लगाना, ये बोल रहा है पानी के नीचे जो पहाड़ियां, मतलब पहाड़ियों के अंदर जो गैस वैस भरी होती है, ये उनकी बात कर रहा है। एक्चुअली में क्या है, ये उनकी बात कर रहा है। यहाँ पर पहाड़ियों का मैं ऑप्शन बता दूं, ऐसे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पानी के नीचे तो पहाड़ी होती है। तो पहाड़ी का मतलब यहाँ पर क्या है मैं आपको बताऊं, पहाड़ी के नीचे की बात लेकर चलिए, इनका मतलब ये है कि क्या होती है, जैसे नेचुरल गैस होती है, नेचुरल गैस होती है ना, हम लोग जानते हैं नेचुरल गैस होती है, नेचुरल गैस होती है जिसको हम सीएनजी वीएनजी कहते हैं ना। तो अगर हम नेचुरल गैस की बात लेकर चलो, नेचुरल गैस कहाँ स्टोर होती है, पानी के नीचे जो बड़ी पहाड़ होते हैं, पहाड़ के अंदर जो जगह होती है वहां पर होती है संचित, और उन्हीं चीजों की बात कर रहा है। तो कुल मिला के अगर मैं बात लेकर चलूं तो इस तरीके से हम चीजों को लिख सकते हैं। हाँ जी, क्या हुआ राहुल, हटना, क्या बोल रहे हैं सर, ये रिकॉर्डेड क्लास है क्या, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो। राहुल यार देखो, मैं एक्चुअली मैं किसी थोड़े से कुछ काम में व्यस्त था, मतलब कुछ चीज़ को बताने में व्यस्त था, इसलिए आपको रिप्लाई नहीं कर पाया, माफ कीजिएगा। मैं फिर से आपको बोल देता हूँ, हाँ जी रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं है, ये लाइव क्लास है राहुल, है ना। थोड़ा सा सब्र करोगे मैं बताऊंगा, है ना राहुल, मैं बता दूंगा आपको रिकॉर्डेड है या नहीं है, मैं आपको बताते चलूंगा सारी बातें, बस थोड़ा सा संयम रखो, मैं बता दूंगा, सबके रिप्लाई दे दूंगा, मैं परेशान ना हूं, मैं जो भी जरूरी लगेगी मैं रिप्लाई करता जाऊंगा। ओके, तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो आप ये समझ सकते हो कि इसका आंसर क्या लगा सकते हैं, ये लगाकर चल सकते हैं। सोनार में किस तरंगों का यूज करते हैं, मैंने अभी आपको पढ़ाते वक्त बताया था, अगर आपको क्लास में याद हो तो आपको ये मैंने बताया था कि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स की इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने नोट्स बनाएंगे तो आपको प्रॉपर्ली पता होगा। इसको हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स कहते हैं। अल्ट्रासोनिक का मतलब ये हुआ कि जिनको हम पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। पराश्रव्य तरंगे क्या होती है आपको याद होगा, हमने कहा था जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की होती है, उसके अंदर मैंने सोनार लिखा था, अगर आपको क्लास में याद होगा। ठीक है जी, फेदोमीटर क्या बोलते हैं, फेदोमीटर की बात लेकर चलो तो ये भी मैंने क्लास में लिखवाया है, यूपीटेट वालों ने हालांकि पढ़ा है सिर्फ। अगर मैं बात करूं तो फेदोमीटर जो होता है वो नदी की या समुद्र की गहराई नापने का काम करता है, और वो जो होता है वो सिर्फ डेप्थ नापकर चलता है। डेप्थ नापने के लिए फेदोमीटर का इस्तेमाल होता है। और फेदोमीटर जो होता है, फेदोमीटर की बात लेकर चलो, वो एक मात्रक होता है जिसको फेदम कहते हैं। फेदम के अंदर नापकर चलता है, और एक फेदम का जो मान होता है वो 1.8 मीटर के पास में होता है, 8 मीटर होता है, 1.8 मीटर होता है। तो उसको समुद्र की, वो नदी की गहराई नापने के लिए, समुद्र की गहराई नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल में आता है उसको फेदोमीटर कहते हैं। वो पर्सनली सिर्फ और सिर्फ गहराई नाप सकता है। हाँ जी, और कोई चीज
रिकॉर्डेड है तो भी क्या वो पढ़ने से, हाँ जी अर्जुन बिल्कुल ये रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव है, मैं जवाब दे दूंगा, आप मत परेशान होइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात लेकर चलते हैं, हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। तो हमारा जो मनुष्य है, मतलब हमारे जो कान है, वो कितने से लेकर कितनी आवाजों को प्रॉपर्ली सुन सकते हैं। तो जो कान होते हैं वो कितने से लेकर कितने की आवाज प्रॉपर्ली सुनते हैं, कितने से कितने का साउंड सुन के चलते हैं। तो आपको याद होगा जब मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको कहा था कि जो ध्वनि होती है उनको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं इंफ्रासोनिक यानी अवश्रव्य, एक को बोलते हैं सोनिक यानी श्रव्य, और एक को कहते हैं पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक। सॉरी, हमने कहा था जो इंफ्रासोनिक होती है, जिसको हम नहीं सुन सकते हैं, वो 20 हर्ट्ज से कम की आवाज होती है। जो 20 से 20,000 के बीच में होती है उसको हम ह्यूमन ईयर कहते हैं। और इसकी बात लेकर चलूं तो 20,000 के बाद में, तो इसको हम ये कहकर चलते हैं। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो मनुष्य कितने से कितने का सुन सकता है। आइसबर्ग का और बता दो सर, रोहन सनी, आइसबर्ग का और बता दो। आइसबर्ग जिसको हम समुद्र के अंदर जो बड़े-बड़े मतलब जो आइस के बर्ग होते हैं, मतलब जो हिमखंड होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। हिमखंड की बात लेकर चलो तो हिमखंड जो होता है उसको हम कई तरीकों से मेंशन करते हैं, कई तरीके से नापते चलते हैं। वो आपके पानी से ऊपर भी हो सकते हैं और नीचे भी हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं, है ना। हाँ जी, पी बाई क्यू से पृथ्वी विश्व। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो कितना होगा, तो ये इसकी जो वैल्यू होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। आंसर की बात लेकर चलूं तो इसका आंसर नंबर आपको ए ऑप्शन लगाया जाना चाहिए, यानी इसका आंसर ए ऑप्शन लगाया जाना चाहिए। एक सेकंड रुकिएगा, एक क्वेश्चन था, आप हिमस्खलन वाला आ रहे हैं ना, एक रुकिए, एक सेकंड रुकिएगा, एक क्वेश्चन था ना आपके हिमस्खलन वाला, जो क्वेश्चन पे डाउट हो रहा है, एक सेकंड कहाँ गया हिमस्खलन वाला क्वेश्चन। हम्म, the sonar technique is used to determine, to locate water hills, ठीक है, to locate icebergs, the depth of the sea। सोनार टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन, तो सोनार टेक्निक का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, हिम शेल का पता लगाने के लिए, ठीक है। तो हिम शेल का पता लगाने के लिए हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो डेप्थ ऑफ द सी में तो चलो इस्तेमाल कर रहे हैं, पर अगर समुद्र के नीचे अगर आइस होती तो उसका भी तो पता लगा सकते हैं, और वाटर हिल्स का ही पता लगा सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा चीज पे जरूर है, लेकिन आपका क्वेश्चन जरूर है, बढ़िया क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है एक्चुअली में किस चीज को नाप कर चल सकते हैं। देखो मैंने आपको बोला कि बहुत सारी चीजें हैं, वैसे तो अगर मैं वाटर हिल्स की बात करूं तो मेरे को लग रहा था कि वाटर हिल्स पानी के अंदर का उस चीज के बारे में बात कर रहा होगा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन बहुत एक्यूरेट यानी बहुत क्लियरली तो मेंशन नहीं करता है किस चीज को नाप कर चल रहा है। जैसे लोकेट आइसबर्ग्स, जो पानी के ऊपर के जो हिमखंड होते हैं वो नहीं पता लगा सकता है सोनार, लेकिन पानी के अंदर का जो है वो जरूर पता लगा सकता है। तो पानी के अंदर अगर आइसबर्ग वगैरह है तो उसके बारे में सोनार जरूर पता लगा सकता है, सोनार उसके बारे में जरूर पता लगा सकता है, ठीक है। वाटर हिल्स की बात लेकर चलो तो जैसे पहाड़ वगैरह के अंदर जो गैसेस वगैरह अवेलेबल होती है, पहाड़ों के अंदर होती है, उसको पता नहीं लगता, लेकिन वो ये पता लगा सकता है कि कितने डेप्थ में पहाड़ी है, पता लगा सकता है। तो क्या करता है, क्या लगता है आप लोगों को कि क्या लगाना चाहिए इसका आंसर, क्या नहीं लगता कि इसका आंसर हमें डी लगाना चाहिए, मोर देन वन ऑप्शन लगाना चाहिए, क्या लगता है। अगर मैं चट्टान का थोड़ा सा, मेरे से थोड़ा सा जल्दबाजी हुई है प्रश्न को आंसर लगाने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय नहीं है। और मैंने आपको जब क्लास में पढ़ाया था तो मैंने आपसे बोला था कि भाई ऐसा आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा जिसमें से बोला जाएगा कि विद्युत चुंबकीय है और कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। इस पे से क्वेश्चन 100% आएगा। विद्युत चुंबकीय का मतलब होता है लाइट, इनमें से कौन सा लाइट है, कौन सी लाइट रह गया है, मतलब कुछ मिसलिनियस से पोर्शन रह गया, जैसे फ्यूजन और फिजन मुझे बता है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन के बारे में जानकारी देनी है, ऐसी चीजों के बारे में बता के चलना है कि कौन सी चीजें क्या होती हैं। कुछ को मैंने इस चैप्टर में भी कवर अप किया हुआ है, जैसे लेंजिस लॉ वगैरह है। चलिए हाँ, हो सकता है सुभाष। हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, विद्युत चुंबकीय नहीं है पूछा गया है, नॉट पूछा गया है। तो देखो गामा किरणें तो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो गामा तो इसका आंसर नहीं होगा, गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है भाई, इधर ना ही नहीं पूछा गया है, नहीं पूछा गया है रोहन सैनी, नहीं पूछा गया इसके बारे में, ठीक है। तो सीमा मैंने बताया है, आप दोबारा से गौर कीजिए, मैं फिर से एक और बात बताता हूँ। सीमा, हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हो गया है, छोटा सा कुछ मिसलेनियस का पोर्शन है जो बाकी रह गया है, जैसे फ्यूजन और फिजन बता के चलना है, और एक दो टॉपिक्स और है जैसे लेंजिस लॉ वगैरह के बारे में बताना है, जिसको मैं इसमें कवर करके चलूंगा। तो थोड़ा मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है जो मुझे बताना है ना, थोड़ा सा एक्सरे के बारे में जानकारी दे दूंगा वगैरह वगैरह। अगर मैं बात लेकर चलूं तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो गामा किरणें इसका आंसर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि क्वेश्चन पूछा इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय नहीं है। गामा तो होती है, अल्फा तो अल्फा, अरे अल्फा तो गड़बड़ है, अल्फा नहीं होती है भाई साहब। अल्फा की बात लेकर चलो तो अल्फा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, एक्सरे है, ये वाला ऑप्शन लग नहीं सकता, ये लग नहीं सकता, इसका आंसर होगा अल्फा। अल्फा नहीं होती, जो अल्फा किरणें होती हैं वो हीलियम एटम होता है, हीलियम एटम को क्या कहते हैं, अल्फा किरणें कहते हैं। और जब हम हीलियम एटम की बात करते हैं जिसको हम 2He4 लिखते हैं, इसको हम क्या लिखकर चलते हैं, कुल मिला के अल्फा रेज कहते हैं। तो कुल मिला के अगर बात लेकर चलें तो इसका आंसर नंबर आपको अल्फा लगाना चाहिए, ना कि गामा, ना ही एक्सरेज। चलिए बाइनरी नंबर क्या होता है, रूबी यार वो तो कंप्यूटर का पार्ट है बाइनरी, लेकिन फिर भी आप जानना चाहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। बाइनरी नंबर बेसिक जो एनसीईआरटी बुक में जो 12th क्लास थी, 12th क्लास में एक टॉपिक डाला गया था जिसका नाम था बाइनरी नंबर्स। हालांकि कोविड के बाद में वो स्कूल के पोर्शन से हटा दिया गया, 12 से हटा दिया गया, 12 तक के पोर्शन से, फिर भी
कुछ कुछ चीजों में होता है। बाइनरी नंबर्स बेसिकली कंप्यूटर्स के अंदर आता है। कंप्यूटर्स जितने भी कंप्यूटर्स हैं, कैलकुलेटर्स हैं, वो सब बाइनरी नंबर पे एक्ट करते हैं। बाइनरी नंबर क्या होते हैं? 0 और 1 को हम कहते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है, कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता है। कंप्यूटर की खुद की एक लैंग्वेज होती है जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहकर चलते हैं, और बाइनरी में 0 और 1 होती है। 0 को कंप्यूटर ऑफ समझता है और 1 को हमेशा वो ऑन समझता है, और 1 0 के कॉम्बिनेशन से वो कुछ भी बना सकता है, कोई भी लेटर बना सकता है, कोई भी जानकारी बना सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन बना सकता है। तो इस तरीके से हम लिखकर चलते हैं। जैसे लिखते हैं ना, हमने लिख दिया 1 0 1 1, तो इस तरीके से तो हमने लिख दिया ये 1 0 1 1 हो गया। तो इस तरीके से हम क्या इंफॉर्मेशन बनाकर चलता है, ये बनाकर चलता है, बाइनरी नंबर की इंफॉर्मेशन बनाकर चलता है। चलो बाद में बात है। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इस तरीके से लिखकर चल सकते हैं। अगले चीज पे चलते हैं, नेक्स्ट। क्या हुआ शिबू, वीडियो सही से नहीं चल रहा है सर, बार बार स्क्रीन ब्लैक हो जा रहा है, वॉइस बंद हो जा रहा है। अच्छा, क्या रियलिटी में ऐसा हो रहा है? मुझे बताओगे, कंफर्म करोगे क्या ऐसा हो रहा है रियलिटी में? सबका हो रहा है क्या? वो प्रतिमिशा, जितना आप कमेंट का रिप्लाई देते हैं उतना और सर नहीं देते हैं। हाँ यार, कुछ कुछ कमेंट्स आप लोग के ना मतलब वैसे नहीं होते हैं, मतलब माफ कीजिएगा मुझे बोलना पड़ रहा है, पर कुछ कुछ कमेंट्स मुझे आपको रिलेवेंट नहीं लगते हैं मुझे कमेंट। लेकिन आप लोग फिर मैसेज करते हो कि सर रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो फिर मुझे रिप्लाई करना पड़ जाता है। पर अदरवाइज कुछ कुछ कमेंट्स जेन्युइन बताओ यार, मेरे को कुछ नहीं लगते हैं कभी कभी कमेंट्स आप लोग के। जेटेट के सिलेबस अभी कंप्लीट कैसे हो जाएगा? देखो यार, रिकॉर्डेड में तो धर्मेंद्र कुमार मिल ही गया होगा, है ना। और रही बात, अब जेटेट की प्रिपरेशन धर्मेंद्र कुमार कर रहे हो आप ना, कब एग्जाम जेटेट का धर्मेंद्र कुमार? चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन की बात लेकर चलो, तो प्रकाश तरंगे किस प्रकार की होती हैं? तो हमसे पूछा गया प्रकाश तरंगे किस प्रकार की होती हैं। प्रकाश तरंगों की बात लेकर चले, किस प्रकार की होती है? अच्छा, लाइट, लाइट के बारे में ये भी मैंने आपको क्लास में बताया है। मैंने दो चीजों के बारे में बात की थी, एक साउंड के बारे में और लाइट के बारे में, और दो तरह की तरंगे हमें बताई थी। एक तरंगों को हमने कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकीय, जिनको माध्यम की कोई जरूरत नहीं है, जैसे लाइट हो गया, और एक हमने बताई थी जिसको लाइट की मीडियम की आवश्यकता होती है, जिसमें साउंड आ गया। फिर मैंने आपको कहा था कि दो तरंगे और होती है, एक को लॉन्गिट्यूडल कहते हैं, एक को ट्रांसवर्स कहते हैं, यानी अनुप्रस्थ कहते हैं, और एक को अनुदैर्घ्य कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग, थैंक यू प्रीति मिश्रा। एक अनुदैर्घ्य कहते हैं और एक को ट्रांसवर्स कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडल और ट्रांसवर्स दो तरह की वेव्स होती हैं कुल मिला के। हमसे पूछा गया लाइट इसमें से किसमें आती है, तो मैं आपको बता दूं जो साउंड होता है, सबसे पहले साउंड के बारे में बता दूं। साउंड एक लॉन्गिट्यूडल वेव है। लॉन्गिट्यूडल का मतलब होता है ये एक अनुदैर्घ्य तरंग के अंतर्गत आती है। लॉन्गिट्यूडल है, यानी लॉन्गिट्यूडल की बात लेकर चले तो इसको हम अनुदैर्घ्य तरंग कहकर चलते हैं। ये अनुदैर्घ्य तरंग का हिस्सा होती है। जबकि हाँ, यूट्यूब पे करवाते हैं, यूट्यूब पे करवाते हैं सीमा प्रैक्टिस। यूट्यूब पे अभी समय नहीं आया है, लेकिन यूट्यूब पे करवाएंगे प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छा, ब्लैक हो रहा है स्क्रीन, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरी साइड से इशू तो नहीं है, हो सकता है सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम भी हो कुछ, बट मेरी साइड से कोई इशू तो नहीं है। नहीं यार, मेरी साइड से कोई इशू नहीं है, अभी तक कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं हुई है, 0% फ्रेम ड्रॉप है मेरी साइड से, तो कोई इशू नहीं है। तो हो सकता है कुछ इंटरमीडिएट प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेरे यहाँ पे तो स्पीड प्रॉपर आ रही है। क्वेश्चन है गौरी मिश्रा, सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, सारे पीवाईक्यूज है, सारे पीवाईक्यूज हैं आपके मिक्स। इतनी आवाज, चलो जी, तो अगर मैं बात लेकर चलो, ठीक है जी, तो आंसर की बात लेकर चलो, इसका आंसर क्या होगा? देखो एक बात समझिएगा, आपको अगर मेरे क्लास का एक टर्म याद हो, क्लास अगर ये याद हो, तो आपने कहा था कि गामा आती है, गामा के बाद एक्सरे आती है, फिर एक्सरे के बाद यूवी आती है, फिर आईआर आती है, फिर माइक्रो आती है, और फिर रेडियो आती है। आपको याद होगी, हमने आपको अगर मेरी क्लास की टेबल याद है तो आपको जरूर याद होगा। यूवी और आईआर के बीच में मैंने आपसे कहा था कि विजिबल आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दृश्य किरणें कहते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि नीचे की तरफ जाने पर क्या होती है, वेवलेंथ बढ़ती है। नीचे की तरफ जाने पर क्या होती है, वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य बढ़कर चलती है। क्लास में ये भी बताया गया था, आपको याद है? चलिए ठीक है, आपको क्लास में ये भी याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि नीचे से ऊपर जाने पर एक टर्म बढ़ता है जिसका नाम होता है फ्रीक्वेंसी, यानी जिसको हम आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति कहकर चलते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब एक टर्म, मेरी बात सुनिएगा, क्या हुआ सर, आपने बुक दी है उसी में से है क्या? हाँ जी शिवांगी मिश्रा, उसी में से है, बुक आपको मिल जाएगी, मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दी थी बुक, है ना। अगर मैं बात लेकर चलूं तो फ्रीक्वेंसी है, हमसे ये क्वेश्चन में बात पूछी गई है, तो एक बात मुझे बता के चलिएगा, हमसे पूछा है सबसे शॉर्टर वेवलेंथ, सबसे शॉर्टर यानी सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य, सबसे छोटी किन की? स्टार्टिंग वालों की है, गामा की। गामा ऑप्शन में है, गामा ऑप्शन में नहीं है। एक्सरे ऑप्शन में है, एक्सरे ऑप्शन में नहीं है। यूवी ऑप्शन में है, यूवी ऑप्शन में है। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की वेवलेंथ इनमें से सबसे छोटी है। आप ध्यान दीजिएगा, सबसे शॉर्टर वेवलेंथ जो है, सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? अगर मैं इन सभी ऑप्शन की बात लेकर चलूं तो सबसे छोटी किसकी है? अल्ट्रा वायलेट की है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पराबैंगनी किरणें कहते हैं। पराबैंगनी किरणों की सबसे छोटी है, ये बात समझ आ रही है ना। यूवी के बाद में फिर विजिबल आता है, फिर आईआर आता है। सबसे कम, ऊपर से नीचे जाने पे वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य बढ़ रही है, तो इसकी कम होगी, इसकी और ज्यादा, इसकी और ज्यादा, इसकी और ज्यादा, इसकी और ज्यादा, तो भैया जी इसकी सबसे कम होगी इन सब की तुलना करें तो। दूसरी बात, ऊर्जा के बारे में आपको जरूरत तो नहीं पड़ी जानने की, एनर्जी के बारे में, क्योंकि एक ही से आपका काम चल गया, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कैसे निकाली गई है। आपको एक फॉर्मूला आपको शायद पता हो, E बराबर होता है H इंटू न्यू। अब आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला कहां से आ गया? ये आइंस्टीन इक्वेशन है, आइंस्टीन फॉर्मूला, E बराबर H न्यू। न्यू क्या होता है? यहाँ पर आवृत्ति होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। एक बात याद रखो, जिसकी आवृत्ति ज्यादा होती है उसकी ऊर्जा भी ज्यादा होती है, जिसकी आवृत्ति ज्यादा होती है उसकी ऊर्जा ज्यादा होती है। तो आप ये समझो, जब इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी, आवृत्ति जिसकी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा ऊर्जा भी होगी। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, नीचे से ऊपर फ्रीक्वेंसी आवृत्ति बढ़ती है, तो यूवी की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो यूवी की एनर्जी भी यानी ऊर्जा भी सबसे ज्यादा है। आंसर की बात लेकर चलो तो इसका आंसर नंबर आपको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी पराबैंगनी किरणें लगाकर चलना चाहिए। ये इसका क्या होना चाहिए? पराबैंगनी किरणें लगाकर चलना चाहिए। क्या बात क्लियर है आप लोगों को? क्या मुझसे पूछना चाहेंगे? ठीक है जी।
चलिए हो गया। चलिए जी, तो क्वेश्चन की बात लेकर चलो, बिल्कुल सही बात है। आंसर की बात लेकर चलो, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमसे पूछा है इट इज कन्वीनियंट टू ड्रिंक हॉट टी इन अ पोर्सिलेन मग एज कंपेयर टू द स्टील ग्लास बिकॉज। तो हमसे पूछा गया कि भाई आप चाय पीते हो, तो चाय पीने के लिए आप पोर्सिलेन का या सिरेमिक का ग्लास क्यों इस्तेमाल में लाते हो, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो, स्टील ग्लास में चाय पियो ना, क्या बुराई है। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी क्या बुराई है, मतलब ऐसी क्या अच्छाई है पोर्सिलेन में या सिरेमिक में जिसमें हम चाय पीते हैं। तो जो चाय के कप होते हैं वो अलग तरह के मटेरियल के क्यों होते हैं, स्टील में क्या बुराई थी, स्टील में जब खाना खा लेते हो आप तो चाय पीने में क्या बुराई थी। ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। क्या लगता है आप लोगों को, क्या इसका सही उत्तर आपको लगा के चलना चाहिए, आपके हिसाब से इसका क्या आंसर होना चाहिए, ये हमसे बात पूछी गई है। तो इट इज कन्वीनियंट टू ड्रिंक हॉट टी इन अ पोर्सिलेन मग एज कंपेयर टू द स्टील ग्लास बिकॉज। तो भैया जी क्यों ऐसा करना चाहिए, ये हमसे बात पूछी गई है। तो भैया जी ऐसा क्यों करना चाहिए, अगर मैं बात लेकर चलूं, ऐसा इसलिए करना चाहिए भाई साहब क्योंकि जो पोर्सिलेन होता है, आप देखिएगा, आप जब उसको हैंडल को पकड़ते हो तो हैंडल आपको गर्म ही लगता है चाय से। तो एक्चुअल में क्या होता है, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो ऊष्मा होती है उसका कुचालक होता है। एक्चुअली में हम मग में इसलिए चाय पीते हैं क्योंकि वो कुचालक होता है, यानी बेड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और वो गर्म नहीं होता और हमारी चाय को भी बहुत देर तक गर्म बना के रखता है, जिससे हमें ज्यादा स्वाद आता है। आंसर की बात लेकर चलूं तो इसका आंसर लिखना चाहिए कि पोर्सिलेन जो होता है वो क्या करता है, आपका कुछ ऊष्मा का क्या है, कुचालक यानी इंसुलेटर ऑफ हीट होकर चलता है। तो पोर्सिलेन की बात लेकर चलूं तो ये तो ऊष्मा का क्या है, कुचालक है, यानी हीट का क्या है, इंसुलेटर है। ठीक है जी, चलिए ठीक है जी। चलिए, तो क्वेश्चन की बात लेकर चलूं तो इसके आंसर में हमें ये लगाकर चलना चाहिए। तो पोर्सिलेन जो होता है उसके साथ ऐसी सिचुएशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। अगली बात, अगली चीज, लेंजस लॉ किसके कंजर्वेशन पे बेस्ड है, किसके कंजर्वेशन पे। लेंज लॉ नाम की एक चीज होती है, मैंने आपको बताया लेंज लॉ क्या होता है। लेंज लॉ एक कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है, पहले एक साइंटिस्ट आए थे, आपने नाम नहीं सुना होगा, एक नाम था फेराडे करके, फेराडे करके एक नाम था। फेराडे साइंटिस्ट ने ये बताया था कि भाई घर में बैठे बैठे पकौड़े खाते खाते बिजली कैसे पैदा करें। एक फॉर्मुला भी दिया था ईएमएफ, विद्युत वाहक बल का, जिसको हम बोलते हैं d/dt करके एक फॉर्मुला दिया था, या ज्यादा ज्यादा आप एन भी लिख सकते हो अगर आपको नंबर ऑफ टर्न्स डालने हैं तो। अगर ये बात आती है तो ये बोला गया था, तो ये तो बता के चले थे ये, लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आ गया जिनका नाम था लेंज लॉ। लेंज लॉ एक अलग ही बात लेकर आया। लेंज लॉ कहते हैं कि ना, लेंज लॉ एक अलग साइंटिस्ट, लेंज लॉ बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ये कहते हैं जिसकी वजह से पैदा होगा उसी की तरफ से करेगा, ऐसा कुछ था। तो इसकी बात लेकर चलूं तो इसका मान मैं पूरा आपको बताता हूं, एक मिनट दीजिएगा, मैं डिटेल में समझाता हूं क्या वो ये बोलते हैं कि वैद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ या वोल्टेज जिसकी वजह से पैदा होगा ये उसी का विरोध करता है, मतलब उसी चीज का, यानी जैसे नहीं होता कि ये जिसकी वजह से पैदा हुए उसी को मारते हैं, मतलब बेटे के हाथों बाप का कत्ल वाली सिचुएशन है भाई। अगर मैं बात लेकर चलूं तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो ये किसके कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है, बात लेकर चलूं तो ड्राइव फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो हमसे बात लेकर चलूं तो किसके कंजर्वेशन पर बेस्ड है, ये हमसे बोली गई है बात। तो हमसे पूछा गया किसके कंजर्वेशन पर बेस्ड ये बात बनकर आती है, बात समझ आ रही है। तो अगर मैं बात लेकर चलूं, ठीक है जी, तो हमसे पूछा गया कि किसके कंजर्वेशन पे बात बोली जाती है। अगर मैं बात लेकर चलूं, इसकी चर्चा करूं कि भाई किसके कंजर्वेशन बेस्ड है, किसके कंजर्वेशन पे बेस्ड नहीं है। आपको कमेंट्स आ रहे हैं सारे, आपको दिखाई दे रहा है, आप लोग अभी तक इसकी आंसर नहीं दी हो। इसकी बात लेकर चलूं तो किसके कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। अगर मैं बात लेकर चलूं तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के संरक्षण के लिए आता है, पर बेसिक समझ के चलिएगा कि किसी को दिक्कत इन चीज ही बोलिए नहीं यार, अभी सी ऑप्शन नहीं होगा। देखो रीजन पूछा है, कारण पूछा है, देखो रीजन कारण पूछा है, तो कारण क्या है मैं आपको बताऊं। पोर्सिलेन ठंडी होती है, हमें कोई मतलब नहीं है, चाय ठंडी हो जाने से मतलब नहीं है। हम चाय इसलिए नहीं पीते, हम इसलिए पीते हैं पोर्सिलेन में, क्या ताकि उसका हैंडल तक बाहर तक हीट ना पहुंचे और हमें ग्लास पकड़ना आसान हो। अगर स्टील के कप में आप चाय डाल दोगे तो स्टील का कप गर्म रहेगा, चाय तो थोड़ी देर में ठंडी होगी। हमें सिलेबस का, पर क्योंकि पेपर में एक बार क्वेश्चन में पूछ लिया गया था इसलिए, और ये मैं आपको बता दूं किस एग्जाम में आया था। अच्छा, ये भी क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन बताया है, आपने से ये में आया था 6 to 8 वाले में। ठीक है कोई बात नहीं, कभी कभी थोड़ा बहुत इधर उधर की चीजें भी डाल देते हैं। चलो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इस तरीके से चीज पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली चीज है, तो द मेन रीजन व्हाई वेजिटेबल्स टेक लॉन्गर टू कुक इन बॉइलिंग वाटर एट हाई एल्टीट्यूड्स। अच्छा, ये भी क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन बताया है। आपने से ये पूछा गया कि भाई साहब अगर आपको कोई चीज उबालनी है और वो भी ऊंचाई पर जाकर, तो ज्यादा समय क्यों लगता है, ऐसा क्यों लगता है कि भाई साहब उबालने के लिए बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं, खाना ही नहीं उबल रहा, पहाड़ों